प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेट एग्ज़ाम जो क्लास 9वीं का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम रीड आउट करेंगे और उनको समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फाइनल एग्जाम में भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में आइसोटोप में क्या होता है? इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं और हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक वही होता है बच्चों जिसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, परंतु उनका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो ये उसकी परिभाषा है। और हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास में जो ऑप्शन आएगा वो हमारा डी ऑप्शन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये नीचे मैंने सिंबल दे रखा है, ये हमारे ड्यूटेरियम का हमारे पास में ये सिंबल है। ये ड्यूटेरियम है हमारे पास में। ड्यूटेरियम के अंदर H इसका सिंबल है, हाइड्रोजन ही होता है। ड्यूटेरियम एक्चुअली में तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है, और इसके अंदर एक इसका एटॉमिक नंबर है और 2 इसका मास नंबर है। तो प्रोटॉन एक है इसके अंदर और न्यूट्रॉन भी एक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इथेनॉल यानी C2H5OH, ये इसका फार्मूला है। तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? तो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। तो इसके अंदर बताया गया कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, 12 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 है, और ऑक्सीजन का मास होता है वो 16 होता है। तो हमारा फार्मूला है C2H5OH, ये हमारा दिया भी हुआ है। तो 2 इसके अंदर कार्बन है, तो 12 को 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, 5 को 1 से कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारे पास में 16 है। फिर H और है एक लास्ट में, उसका द्रव्यमान 1 है। तो सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 40 यूनिट। तो ऑप्शन ए ठीक है हमारा, 40 यूनिट। बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 40 ग्राम नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। उसका जो मात्रक होता है, उसका जो यूनिट होता है वो यू होता है। या तो यू लिखा लो पीछे, या फिर AMU लगा देते हैं, दोनों ही ठीक है। अगले प्रश्न पर और बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो बच्चों प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक वेग पर नहीं करता। जो हम कार्य करते हैं वो कार्य क्या होता है? वो विस्थापन पे भी होता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, और उनके एंगल पे भी डिपेंड करता है। तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगला, न्यूट्रॉन की किसने की? न्यूट्रॉन की खोज हमारे जे चैडविक ने की थी। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति यानी पावर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा इसके अंदर? शक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर। तो पावर हमारे पास में, पावर का यूनिट है हमारे पास में वाट। तो ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। छठा क्वेश्चन है, परमाणु व परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। तो बच्चों जो भी परमाणु या परमाणु का समूह है, सपोज करें मेरे पास एग्जांपल है Cl, जिसके ऊपर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों आयन बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में आपको बता दिया, आयन, और इंग्लिश में बोल देंगे ION। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन बोलते हैं उसको। अगला, आयरन का प्रतीक है। आयरन का प्रतीक बच्चों होता है Fe। आयरन जो हमारा लोहा होता है, लोहे का प्रतीक होता है Fe। ठीक है जी। लोहे का तत्व जो हमारे पास में 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास में कथन है, परमाणु मिलकर अणु व आयन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। परमाणु जो मिलकर या तो अणु बनाएंगे या फिर आयन बनाएंगे, और इसका कारण दे रखा है, अधिकांश तत्वों का परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये दोनों ही स्पष्टीकरण सही है, तो उत्तर हमारा ए ठीक है इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में एक ये दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है। एक X है हमारे पास, एक Y है। X का जो प्रोटॉन की संख्या वो 6 है, और उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। जबकि Y जो है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, परंतु न्यूट्रॉन क्या है? 8 है। अब ये पूछा क्या गया, X और Y के द्रव्यमान संख्या बताएं। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या करना पड़ेगा? जोड़ कर देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मास नंबर। ये रहा। तो X का क्या आ जाएगा? X 6 + 6, क्योंकि 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। और Y के लिए क्या हो जाएगा? 6 + 8, यानी ये दोनों को ऐड कर देना है। 6 + 8 के कितना हो गया? 14 हो गया हमारे पास में। और ये आगे पूछा गया इनके बीच में संबंध क्या है। तो संबंध बच्चों दोनों का, अब एटॉमिक नंबर तो सेम है, दोनों का 6 है, परंतु इनका मास नंबर, एक का 12 हो गया, एक का 14 हो गया। तो ऊपर भी परिभाषा आई थी कि बोथ आर आइसोटोप, यानी दोनों समस्थानिक है, क्योंकि दोनों के प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास में ये दो हमारे पास में स्टेटमेंट दे रखी है। कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र बताएं। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है हमारे, कैल्शियम का होता है Ca, और क्लोराइड का होता है Cl। चूँकि इसका जो संयोजकता यानी वैलेंसी की बात करेंगे, क्योंकि कैल्शियम की +2 होती है, इसलिए Cl के नीचे 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, CaCl2 बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है। अगला है हमारे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट।
एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है हमारे पास बच्चों, हमारे पास है Al2SO4 थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम का जिसका प्रतीक होता है Al और हमारे पास में सल्फेट का प्रतीक होता है SO4। तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो सल्फेट को उससे 3 से गुणा कर देंगे, और सल्फेट की संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एल्यूमिनियम की तो 3 है, उसको गुणा करेंगे सल्फेट के 3 के साथ, और सल्फेट की यानी SO4 की होती है 2, तो उसको गुणा कर देंगे हम एल्यूमिनियम के साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे है हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, हमारे पास में बल लगा है, और बल लगने के बाद में उसका वेग चेंज हो गया है, 5 से लेके 2 कर दिया, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना कैसे करते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला कैनेटिक एनर्जी, जो पहले की कैनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर बाद में कैनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और कैनेटिक एनर्जी का हमारे पास में सूत्र होता है 12mv², 1/2। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है बच्चों, यानी मास होता है, v उसका वेग होता है, v का स्क्वायर। तो पहले में v हमारे पास था 5, कितना था हमारे पास 5 था, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो गए, और 1/2 20 × 25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 250 जूल। फिर दूसरी बार में कैनेटिक एनर्जी को के से डिनोट किया गया। दूसरी बार में हमारे पास वेग यानी स्पीड हो गई हमारे पास में 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, टोटल हमारे पास कैनेटिक एनर्जी आ गई 40 दूसरे केस में, और दोनों को माइनस कर दो, वो किया गया कार्य हो जाएगा, यानी वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो 250 को 40 से माइनस कर दो, 210 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देन है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ आपको। जैसे सबसे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, ये पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1 हम यूनिट मान लेते हैं, -1 यूनिट। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धनात्मक चार्ज होता है, यानी +1 यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल, यानी भी कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, नील, कोई चार्ज नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। हमारे पास में तीसरे डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं, कहने का मतलब है नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर है कौन, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास में प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो नाभिक के बाहर है, मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, नाभिक के बाहर है। प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होते हैं बच्चों। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, अंदर होते हैं। तो ये 3 डिफरेंस हो गए, 3 डिफरेंस बहुत है। और चौथा अगर आपने करना चाह रहे हो तो ये लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां हिस्सा होता है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन का भी लगभग बराबर होता है। ये तो ये 4 डिफरेंस आप करके आ सकते हो, आराम से करके आ सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे हम। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे, तो रासायनिक संयोजन यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ, नियम को बोलते हैं लॉ, और रासायनिक को बोलते हैं केमिकल, और कॉम्बिनेशन मैंने संयोजन। तो इसके नियम किसने दिए थे, इसके नियम दिए थे बच्चों लेवोजियर और एंटोनी लेवोजियर और प्राउस्ट ने दिए थे। ठीक है, प्रतिपादित यानी उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो ये नियम 2 हमारे पास में नियम है। पहला तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, और अभिक्रिया हो रही है कोई, और ए से बन रहा है हमारा बी बन रहा है, तो ये पहला लॉ जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ये कहता है कि हमारा कोई भी रिएक्शन के अंदर तो मास ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ बी के बराबर होगा। ये सिंपल सा नियम है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। इंग्लिश में कहेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ए यहाँ पे रिएक्टेंट है और बी हमारे पास में प्रोडक्ट है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो नियम था हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास में पानी है, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, वाटर है हमारे पास में, तो वाटर के अंदर जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा निश्चित होगा, चाहे हम कहीं का भी वाटर ले लें तो उसके अंदर अनुपात जो होगा 1:1:8 होगा। चाहे हम किसी भी जगह से, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से हम वाटर ले लेंगे तो हमारा वाटर वही रहेगा, चाहे कहीं से भी ले लें, चाहे अमेरिका से, इंग्लैंड से, ठीक है, चाहे इंडिया से ले लें, चाहे हरियाणा से ले लें। ठीक है, देन है हमारे पास में, ये इंग्लिश में परिभाषा मैंने लिखी हुई है, इन ए मॉलिक्यूल एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। ये सिंपल सी परिभाषा है, दूसरा नियम है जो। और इन ए वाटर मॉलिक्यूल, पानी के अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1:8 बाय वेट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी उसकी कमियां क्या थी। सीमाएं का मतलब होता है बच्चों की कमियां। तो उसने ये कहा था कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि वो बार चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, परंतु उनकी स्थायित्व के बारे में कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
क्यों नहीं कर पाया कि वो उन्होंने बस इतना ही कह दिया कि जी नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है और वो चक्कर लगा रहा है बार। अगर वो चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, वो अंदर गिर जाना चाहिए, और अंदर गिर जाना चाहिए, नाभिक से टकरा जाना चाहिए उसके अनुसार तो। और परंतु हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मॉडल था जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हो गया था, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसको स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसके स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एंड एसिलेटेड मतलब कि जो घूमता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चार्ज इलेक्ट्रॉन है वुड स्ट्राइक द न्यूक्लियस, नाभिक को टकरा जाएगा और वो जिससे कि इंस्टेबिलिटी होगी। परंतु हम जानते हैं कि एटम तो एक स्टेबल है, तो ये सबसे बड़ा उसकी कमी थी। अब आगे बोहर मॉडल क्या था। बोहर मॉडल क्या है बच्चों, बोहर मॉडल के अंदर हमारे पास में कुछ अवधारणाएं थी, यानी कुछ उसने पॉइंट्स दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिसमें रदरफोर्ड ने तो सिर्फ ये कहा था कि चक्कर लगाते हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ लगाते हैं। परंतु बोहर ने ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि वो सिर्फ एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएंगे, ऐसे नहीं है कि वो उस कक्षा से इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है जी। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, जब वो चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। विकिरण का मतलब है कि ना तो ऊर्जा वो छोड़ेंगे ना ही ऊर्जा लेंगे, वो मतलब कि ऊर्जा उनकी पक्की रहेगी, निश्चित रहेगी, उसको ऊर्जा स्तर में एक डेफिनेट एनर्जी में रहेंगे, ऐसे नहीं है कि उसकी ऊर्जा कम या ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है जी। और पहले लेवल को के कक्षा कहेंगे, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी। देन है हमारे पास में पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम लिखो। नियम मतलब कि इनके रूल लिखने हैं। तो रूल क्या है कि इन रूल्स को बोलते हैं बच्चों बोर बरी रूल बोलते हैं। बोर और बरी ने दिए थे, इसलिए इनको बोर और बरी रूल बोलते हैं। इनके अनुसार क्या है कि मेन इसका रूल है 2n² रूल है। पहला रूल अगर आप सीधा लिखते हैं 2n² रूल, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जो एक कक्ष के अंदर संख्या है वो 2n² है। यानी अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसी तरीके से हम दूसरी कक्षा का देखें, दूसरी कक्षा में फार्मूला वही लगाना है 2n²। दूसरी कक्षा में n की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दी मैंने, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8 आ गई वैल्यू। इस तरह तीसरी कक्षा में कितनी हो जाएगी, 18। चौथी कक्षा में कितनी आ जाएगी, 32। ये पहला रूल था, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है कि परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक उससे पहले वाले भीतरी कक्ष में पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। यानी कहने का मतलब यह है कि ये मान लो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब भरे जाएंगे जब पहली कक्षा पूरी तरह से ये भर जाएगी, पहली वाला। ऐसे नहीं है कि पहले दूसरे में भर दें फिर पहले में भर दें, ये नहीं होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में जेड की वैल्यू 7 हो, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है। जो एटॉमिक नंबर 7 का मतलब क्या है कि हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है जी। उसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता का फार्मूला यानी वैलेंसी क्या होगी, उसका फार्मूला पता है हमें कि देखिए उसके लिए निकालने के लिए पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरी कक्षा में चूँकि 7 है, तो 7 है तो हमारे पास में दूसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास में आ जाएंगे 7 माइनस में 2 कितने रहेंगे, 5। तो बाहरली कक्षा के अंदर हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, ये रूल होता है। अगर हमारे पास में बाहरली कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो रूल लगता है 8 - 5, ये हमारा फार्मूला लगता है। 8 में से 5 के कितने बच्चे होते हैं, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 5 से कम होती तो हम उतने जितने इलेक्ट्रॉन होते वही उसकी वैलेंसी होती, ये उसका रूल होता है। आगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बच्चों कि ऊर्जा को न तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसको रूपांतरित किया जा सकता है, यानी आप बदल सकते हो आप इसको। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसके लिए ये इसको सिद्ध करके दिखा रखा है भी, जैसे कोई ऊंचाई पे वस्तु रख रखी है तो हमने उसको सिद्ध भी करना है ना इसको। तो ऊंचाई पे कोई वस्तु है, मान लो वो हाइट h है उसकी, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा उसकी कितनी होगी, mgh होगी, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो और जब सबसे नीचे आ जाती है तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। जैसे जैसे नीचे गिरती है स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे सभी बिंदुओं पे जो होता है स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ जो है, योग मैंने जोड़ समान रहता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा बराबर में अचर, अचर मैंने चेंज नहीं होती, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हमारे 12 किलोग्राम की एक वस्तु दे रखी है हमारे पास में, यानी मास m 12 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा दे रखी है हमारे पास में 480 जूल दे रखी है, ठीक है।
तो अब ये पूछ रहे हैं ऊंचाई बताओ कि कितनी ऊंचाई पे है वो, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला अभी हमने किया mgh फार्मूला किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो mgh बराबर में 480 हमें दे रखा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसको बराबर में रख देंगे। m की वैल्यू हमें पता है 12 किलोग्राम है, g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, h हम इसके अंदर निकाल सकते हैं, बस सीधी सी बात है। h कितनी होगी, m 12 g 10, h निकालना है और बराबर में 480। बस 12 और 10 को इसके नीचे ले जाओ, 12 और 10 को नीचे ले जाओगे तो 120 हो जाएगा। 480 बटा में 120 कितना हो गया, 4 मीटर। तो हाइट यानी ऊंचाई 4 मीटर आ गई। बस सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, ठीक है। तो अगला है गतिज ऊर्जा का समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन ड्राइव करने के, मान लेते हैं आप एक हमारे पास में कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, m द्रव्यमान है उसका, और वो शुरू में m द्रव्यमान है और वो एक समान वेग u से गतिशील है उसकी, ठीक है। अब मान लो उस पर कोई कार्य कर लेते हैं हम, वो कार्य कर लेते हैं, कार्य का फार्मूला होता है W बराबर में एफ एस। W हमारे पास कार्य है, F मैंने बल है, S मैंने डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मान लो उसके ऊपर बल लगाया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी विस्थापन, S मैंने विस्थापन है, ठीक है जी। तो अब एक तो सूत्र ही हमारे पास ये हो गया, W बराबर में एफ एस, सिंपल सी भाषा में कर लो आप। और दूसरा एक सूत्र और लगेगा इसके ऊपर, वो लगेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as। v क्या है, जो अगर हमने बल लगाया तो उसके बाद में अंतिम वेग हो गया, u प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, और s हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे s निकालना है, ठीक है। और s बराबर में क्या हो जाएगा, 2a को नीचे ले जाऊँ मैं, इसके 2a के नीचे ले जाऊँगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में बटा में 2a हो जाएगा। तो हमारे पास में दो सूत्र आ गए। और तीसरी बात हम जानते हैं F बराबर में m में होता है, ये न्यूटन का गति का सेकंड नियम है, ठीक है। हो गया बात। तो हमारे पास तीन फार्मूले हो गए और तीनों फार्मूलों को हम सीधा W में रख देंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला फार्मूला था W बराबर में एफ एस था, ठीक है बच्चों। दूसरा फार्मूला हमने लगा दिया S बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a, ये था हमारा। और तीसरा हमारा फार्मूला ये था F बराबर में ma। तो इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, यानी W के बराबर में हम रख देंगे F की वैल्यू भी रख देंगे और S की वैल्यू भी रख देंगे। तो वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब वर्क डन, तो ये वर्क डन आ गया, यानी किया गया कार्य आ गया, ठीक है बच्चों। अब किया गया कार्य आ गया, तो अगर मान लो हम u0 यानी वस्तु शुरू में अपनी स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो 0 पुट करने पे हमारा वर्क कितना आ जाएगा, किया गया कार्य क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो कार्य होता है वही हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हमारी गतिज ऊर्जा का सूत्र ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम में भी मैंने करके दिखा रखा है आपको, आप इसको पढ़ सकते हो। वर्क डन इजल टू W बराबर में एफ एस, ये पहली फॉर्म आ गई। दूसरी हमारे पास में आ गई S इजल टू, ये आ गया। S की वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस तुमने इतना दिमाग में रख लो, ठीक है। ये हमारे पास में इसमें के अंदर S की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से, यहाँ से S की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से F की वैल्यू पुट कर देंगे, किस में, ये इसमें पुट कर देंगे, इसमें जाके ये भी इसके अंदर पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर जाके पुट कर देनी है। और हमारे पास में ये फार्मूला आ जाएगा, ये देखो नीचे, ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते ही हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। और लास्ट में ये आ जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम में हम देख रहे हैं, वही हिंदी मीडियम में, वही इंग्लिश मीडियम में। तो एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, व्हेन वी राइड ए बाईसाइकिल, तो हमारी क्या होती है, जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, यानी हमारी मांसपेशीय ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद, ओके। ये सारे बच्चे लिख लेना इस प्रश्न को अपनी कॉपी पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके।